All right, so hello everybody. Once again, welcome you all on Law Vita. My name is Aradhya Gupta, and today we are going to discuss a lecture over jurisprudence, and this is the fourth lecture. Before the earlier three ones, I discussed the meaning and the important definitions of jurisprudence, and then we discussed the nature of jurisprudence, the legal theories regarding jurisprudence, and we also discussed the utility of jurisprudence. And today we are going to discuss the relationship of jurisprudence with the other sciences कि jurisprudence subject का और जितनी अलग sciences होती हैं जैसे कि सोशोलॉजी हो गया, इकोनॉमिक्स है, वी आर हैविंग पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, तो उन अदर साइंसेस के संग किस तरीके का रिलेशनशिप है एंड हाउ इट इज़ इन अ वे और अनदर connected with those other sciences. ठीक है, so we'll discuss 4 or 5 sciences and their relations with jurisprudence. So let's begin the video. Alright, so सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं the relationship with sociology. हाँ जी, sociology, we all know the study of society, the study of the units of society, the study of the institutions of society for say marriage, family, etc. Right, तो क्या है इसका jurisprudence से connection? See, sociology includes study of a part of law to some extent. देखिए, क्योंकि सोशोलॉजी जो है वो सोसाइटी के बारे में बताता है, तो कहीं ना कहीं जो और लॉ जो है, लॉ एक तरीके का यूनिट और आई कैन से एन इंस्टीट्यूशन ऑफ सोशोलॉजी, एक फॉर्मल यूनिट है, फॉर्मल इंस्टीट्यूशन है सोशोलॉजी का. तो सोशोलॉजी जो है वो कुछ एक्सटेंट तक स्टडी द पार्ट ऑफ लॉ, कुछ हद तक लॉ के पोर्शन को भी ये स्टडी करता है, लॉ के पार्ट को भी ये डील करता है, सोशोलॉजी सब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल criminology. Criminology is one of the interdisciplinary studies related to both sociology and law. जब हम लोग sociology पढ़ते हैं, there are various sub parts or classification of the studies of sociology, and out of that one of them is criminology. Criminology is a study विच इज़ रिलेटेड टू बोथ सोशोलॉजी एंड लॉ. ये वो एक स्टडी है जो जिसमें हम लोग सोशोलॉजी को भी डिस्कस करते हैं और हम लोग लॉ को भी डिस्कस करते हैं. बेसिकली हम लोग क्या डिस्कस करते हैं क्रिमिनोलॉजी में कि कौन कौन से अलग अलग क्राइम्स हैं विच आर बीइंग कमिटेड इन द सोसाइटी और कौन कौन सी सोशल लीगल प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से एक पर्सन गेट परजुएंट और गेट डेविएटेड फ्रॉम हिज पथ और वो क्राइम कमिट कर देता है. ये चीज़ हम लोग क्रिमिनोलॉजी में पढ़ते हैं. तो ये हमने देखा कि क्रिमिनोलॉजी एक पार्ट ऑफ सोशोलॉजी है और इसके हम लोग इस क्रिमिनोलॉजी सब्जेक्ट के अंदर हम लोग सोशोलॉजी और लॉ दोनों के रिलेशनशिप और दोनों के बीच में एक इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी क्या है उसको पढ़ते हैं, उसको देखते हैं. राइट. Further, jurisprudence includes within it the sociology of law, that is the practical functioning of law in the society. देखिए, jurisprudence हम लोग क्या पढ़ते हैं? jurisprudence हम लोग पढ़ते हैं कि law क्या है, legal aspect क्या है, legal concept की investigation हम लोग करते हैं. तो देखो, law ऐसे तो है नहीं, it is something which is in the museum. वो सोसाइटी में प्रिवेल करता है, सोसाइटी के नीड्स के अकॉर्डिंग चेंज होता है और प्रोसीड करता है और प्रिवेलेंट है. तो हम लोग एक्चुअली जूरिस्प्रूडेंस के अंदर एक तरीके से हम लोग पढ़ते हैं कि लॉ का प्रैक्टिकल फंक्शनिंग क्या है इन द सोसाइटी. और अगर हम लोग यहाँ सोसाइटी की बात कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली देयर कम्स द सोशियोलॉजी ऑफ लॉ. Exactly, right. Next, sociology as well as the study of jurisprudence are concerned with the regulation of human conduct in society. चाहे वो sociology subject हो, चाहे वो jurisprudence हो, दोनों के दोनों का ही core focus क्या है, एक objective क्या है या फिर the end goal क्या है, वो है the regulation of human conduct in society. देखो, jurisprudence हम लोग law पढ़ते हैं, law का भी एक end क्या है कि मैं जो ये law बना रहा हूँ, ये जो आपका rules regulations हैं, ये व्यक्ति को नियमित करें, उनका कहते हैं कि डिसिप्लिनरी कंडक्ट रहे सोसाइटी में. और सोशोलॉजी में भी हम लोग वही चीज़ पढ़ते हैं दैट बेसिकली कंसर्न विद द रेगुलेशन ऑफ ह्यूमन कंडक्ट इन सोसाइटी. सो लाइक दिस देयर वी कैन सी द रिलेशनशिप बिटवीन बोथ दीज साइंसेस. राइट. एंड द लास्ट पॉइंट हियर दैट विदाउट सोशल इंटरैक्शन law would remain a mere theoretical perception which is devoid of any practical utility. That's very simple and that's very genuine कि बिना किसी सोशल इंटरैक्शन के लॉ सिर्फ और सिर्फ एक थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है, सिर्फ और सिर्फ एक थियोरेटिकल एट्रीब्यूट है उस, क्योंकि अगर लॉ सोसाइटी में आप उसको
स्टैंड नहीं कराओगे, उसमें आप प्रिवेल नहीं कराओगे, आप प्रैक्टिकल कहते हैं ना प्रैक्टिकल फील्ड में आप उसको नहीं लेकर आओगे, तो वो एक मेयर थ्योरेटिकल परसेप्शन है, क्योंकि वहाँ पर लोग सोसाइटी में उसका आपको क्या एप्लीकेशन नहीं दिखा, सोसाइटी में उसका किस तरीके से रोल हो रहा है वो आपको नहीं दिखा, तो देयर इज़ अ लैक ऑफ प्रैक्टिकल यूटिलिटी एंड दैट्स वाई देयर इज़ equally important the social interaction when the law is being made. So this is how there is an interconnection or interrelationship between sociology and jurisprudence. Clear? I hope आपको समझ में आ गया होगा, ये बहुत सिंपल सी चीज़ें थी. चलिए आगे बढ़ते हैं. सेकेंड रिलेशनशिप बिटवीन jurisprudence and economics. Economics we all know, जिसमें हम लोग मनी के बारे में बात करते हैं, वेल्थ के बारे में बात करते हैं, ठीक है. इकोनॉमिक्स बीइंग अ साइंस ऑफ मनी एग्जैक्टली एंड वेल्थ एंड jurisprudence अ साइंस ऑफ लॉ, बोथ आर कोरिलेटेड. इकोनॉमिक्स जो है वो साइंस ऑफ मनी, साइंस ऑफ वेल्थ है, और jurisprudence साइंस ऑफ लॉ है. ये दोनों आपस में एक दूसरे से कोरिलेटेड है. किस तरीके से हैं? देर आर मेनी लॉज विच सीक टू रेगुलेट इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ मैनकाइंड. ठीक है, अब देखो लॉ सिर्फ ऐसा तो है नहीं कि किसी पर्टिकुलर कोर फील्ड के लिए बनाया जाता है. लॉ इज मेड फॉर एवरीथिंग, विच एवर थिंग इज देयर इन दिस वर्ल्ड, लॉ इज देयर फॉर दैट, राइट. तो बहुत सारे ह्यूमन बीइंग के इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करने के लिए लॉज बनाए जाते हैं. तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करना और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का होना, ये इकोनॉमिक्स का पार्ट है. इट इज़ अ साइंस ऑफ इकोनॉमिक्स. और वो जो लॉ बनाए जाते हैं उन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करने के लिए, वो लॉ पढ़ना, समझना, बनाना, ये सब jurisprudence का पार्ट है. सो दिस इज़ हाउ वी कैन सी दैट हाउ दीज बोथ द साइंसेज आर को रिलेटेड टू ईच अदर. देखो बहुत सारे हमारे इकोनॉमिक लॉज हैं. There are tax laws, ठीक है, there are salary laws, there are GST, a biggest example. So these are all the laws which are being made, which regulates our economic activities of a mankind, right. Next, the ultimate aim of economics as well as jurisprudence is to improve the standard of life of the people for the welfare of the community as a whole, and law acts as a means to achieve this. And बहुत सही बात लिखा है यहाँ पे कि इकोनॉमिक्स का या jurisprudence दोनों की बात करें तो इनका अल्टीमेट एम क्या है? इनका अल्टीमेट एम यही है कि जितने भी लोग रह रहे हैं हमारी सोसाइटी में, उन सब का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अपलिफ्ट हो, इम्प्रूव हो, बेटर हो, ठीक है, अच्छा हो एज अ होल. किसी एक श्रेणी, एक वर्ग के लोगों का नहीं, ऑफ ऑल द पीपल एज अ होल, सभी का हो, ठीक है, सभी का वेलफेयर हो. और लॉ जो है वो इस एंड को अचीव करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बहुत महत्वपूर्ण अपनी योगदान देता है. इट एक्ट एज अ मीन्स टू अचीव दिस एंड. सो दिस इज़ वेरी क्लियर द रिलेशनशिप बिटवीन jurisprudence एंड इकोनॉमिक्स. ठीक है, थर्ड है हमारा jurisprudence एंड पॉलिटिकल साइंस. ठीक है, पॉलिटिकल साइंस क्या डील करता है? इट डील्स विद द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिक्स, इट डील्स विद द प्रिंसिपल्स गवर्निंग द गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, राइट. इट डील्स द रेगुलेशन ऑफ अ स्टेट. तो क्या है? Dr. Friedman once remarked that jurisprudence is linked at one end with the philosophy and at the other end with the political theory. अच्छा, इस लाइन को एक्सप्लेन करने से पहले there is a question for you all, whoever is listening to this lecture. There is a name Dr. Friedman. सो अगर आप ये वीडियो पे आए हैं तो मैं ये मानती हूँ आपने पिछला 3 jurisprudence का लेक्चर अटेंड किया है, ठीक है. तो उसमें डॉक्टर फ्राइडमैन आए हैं, उन्होंने अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है. तो वो क्या थे, उन्होंने क्या योगदान दिया है, what he has given in the field of jurisprudence? Kindly tell me in the comment section. तो क्या कह रहा है ये लाइन? डॉक्टर फ्राइडमैन ने एक बात कही थी कि jurisprudence सब्जेक्ट जो है ये एक सिरे से तो लिंक्ड है विद द फिलोसफी, राइट, एंड दूसरे एंड में ये कनेक्टेड है, ये लिंक्ड है विद द पॉलिटिकल थ्योरी, ठीक है, सामाजिक थ्योरी. अब क्या है इसमें पढ़ते हैं. पॉलिटिकल साइंस डील्स विद द प्रिंसिपल्स गवर्निंग द गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन. जितनी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उन सबको गवर्न करता है, उनके प्रिंसिपल्स को गवर्न करता है ये साइंस ऑफ पॉलिटिकल साइंस. द स्टेट इज पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज सोसाइटी विच मेक्स लॉ फॉर गुड गवर्नेंस ऑफ पीपल. देखो यहाँ पे इन्होंने एक तरीके से एग्जाम्पल दिया है कि जो स्टेट है ये एक पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज सोसाइटी है, ठीक है, और
जो कि लॉ बनाता है फॉर द गुड गवर्नेंस ऑफ द पीपल। जो उस स्टेट के अंदर लोग रह रहे होते हैं, जो कि उसके सिटीजन्स कहलाते हैं, उनके गुड गवर्नेंस के लिए, उनके अच्छे जीवन के लिए, उनकी अच्छी गवर्निंग के लिए लॉ बनाता है स्टेट। और स्टेट क्या है? स्टेट एक पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज स्टेट है। तो यहाँ पे आप इस लाइन से ही इंटरकनेक्टिविटी देख सकते हैं बिटवीन द पॉलिटिकल साइंस एंड जूरिस्प्रूडेंस। ठीक है, आई डू नॉट think that I need to delve out so deep in it. Further, politicians who are representative of the people from the legislature, which is the law making organ of the government. देखो, एक legislature we all know, the organ of the government which makes the law. तो ये law making body है। अब बहुत सारे पॉलिटिशियंस जो हैं, बहुत सारे पॉलिटिकल फील्ड से जुड़े हुए लोग हमारे लेजिस्लेचर के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल फ्रॉम द लेजिस्लेचर, लोकसभा के मेंबर्स होते हैं, राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं, और वही लोग लॉ को बनाते हैं, वही लोग लॉ मेकिंग ऑर्गन का पार्ट होते हैं। तो हियर ऑल्सो वी कैन सी एन एग्जाम्पल ऑफ द interconnection between jurisprudence and political science. This at the whole reflects on the relationship of jurisprudence with politics. ठीक है, समझ में आ गया? कुछ टफ नहीं है, बस हमें कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। अगर हम किसी क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं, इफ़ दिस क्वेश्चन कम्स इन आवर एग्ज़ाम, तो हमें किन बातों को लिखना है। बिकॉज अगर आप अभी यहाँ पढ़ रहे हैं, आपने ये मेरे नोट्स देखे होंगे, देर आर सर्टेन वेरी स्ट्राइकिंग पॉइंट्स जिनको अगर आपका एग्जामिनर, आपका टीचर देखता है तो ही विल गेट वेरी इन्फ्लुएंस, बिकॉज दिस इज कॉल्ड दी गुड आंसर। ठीक है, तो वही चीज़ है कि आपको अपने आंसर्स में किस तरीके से एक अट्रैक्टिव जेस्चर क्रिएट करना है। ठीक है, सो दिस द मोटिव ऑफ द वीडियो विच आई एम मेकिंग हेयर इज ओनली दैट यू कैन गेट द बेस्ट एक्सप्लेनेशन अलॉन्ग विद द बेस्ट नोट्स विच कैन हेल्प यू इन योर ओवरऑल एग्जाम और योर अंडरस्टैंडिंग प्रेपरेशन। राइट, चलिए फोर्थ रिलेशनशिप देखते हैं, जूरिस्प्रूडेंस एंड साइकोलॉजी का। अच्छा, साइकोलॉजी साइंस क्या है, कैसी साइंस है, क्या बताती है? साइकोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ नॉलेज which is concerned with the working of human brain and mental faculty. साइकोलॉजी एक वो ब्रांच ऑफ नॉलेज है जो कि मनुष्य के जो मस्तिष्क है, जो ह्यूमन ब्रेन है, उसकी वर्किंग के साथ कंसर्न है कि मेरा एक ह्यूमन बीइंग का जो माइंड है, जो ब्रेन है, किस तरीके से वर्क करता है, किस तरीके से अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग परफॉर्म करता है, अलग अलग तरीके से रिएक्ट करता है। और जब बहुत सारे होते हैं ना कि व्हेन अ person suffers from depression or anxiety or something related to brain, ठीक है, तो वो एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं who is a specialist in dealing with such working of human brain and mental faculty. हमारा जो कहते हैं ना, हमारी मेंटल व्यूज़ क्या है, हमारी मेंटल वर्किंग क्या हो रही है, उसके बारे में अ साइकोलॉजिस्ट नोज वेल। सो दिस इज़ एक्चुअली अ स्टडी ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, साइकोलॉजी प्लेज अ डोमिनेंट रोल इन द स्टडी ऑफ क्रिमिनोलॉजी और पिनोलॉजी। हाँ, ये बोल रहे हैं जो साइकोलॉजी है, ये जो स्टडी ऑफ साइंस ऑफ ह्यूमन ब्रेन है, वर्किंग ऑफ ह्यूमन ब्रेन है, ये क्रिमिनोलॉजी और पिनोलॉजी में बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। क्रिमिनोलॉजी मैंने पीछे बताया, रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ क्राइम्स एंड हाउ द crimes are being committed in a society and the laws act as a preventive step towards them. और पिनोलॉजी क्या होती है? पिनोलॉजी इज़ अ स्टडी और इज़ अ साइंस जो कि आपको पिनल लॉज के बारे में बताती है, कौन कौन सी पिनल्स हैं, कौन कौन सी पनिशमेंट्स हैं जो कि ऐसे अलग अलग क्राइम कमिट करने पर यू आर बीइंग अलॉटेड। ठीक है, तो साइकोलॉजी किस तरीके से इसमें रोल प्ले करता है कि उस व्यक्ति ने कैसा काम किया, उसका मेंटल स्ट्रेस, उसकी मानसिक स्थिति किस प्रकार की थी, उस हिसाब से क्या वो उस स्थिति में था कि वो जानता था कि वो क्या कर रहा है या क्या नहीं कर रहा है। अगर वो जानता था तो उसकी पनिशमेंट इतनी होगी, अगर वो ये नहीं जानता था तो उसकी पनिशमेंट कम होगी, क्योंकि उसके पास मेंटल स्ट्रेस एब्सेंट था। और ये आप सब जानते हैं कि एक क्राइम को कमिट होने के लिए देयर शुड बी द नीड ऑफ टू रेलेवेंट एलिमेंट्स, दैट इज मेंटल स्ट्रेस एंड एक्टर स्ट्रेस। तो कहीं ना, मतलब आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल एंड अ थॉटफुल क्रिएशन, जिससे आप समझ पाएँ कि हाउ साइकोलॉजी इज इंटरकनेक्टेड विद क्रिमिनोलॉजी एंड पिनोलॉजी। क्लियर? द साइकोलॉजी ऑफ द ऑफेंडर इज वन ऑफ द क्रूशियल फैक्टर इन डिसाइडिंग द नेचर ऑफ पनिशमेंट ऑफ कन्विक्टेड पर्सन। आप वही अगले पॉइंट में देखिए, वही चीज़ आ गई जो मैं बता रही थी कि एक जो ऑफेंडर है जिसने वो क्राइम कमिट किया है, उसकी जो साइकोलॉजी, उसकी जो मेंटल फैकल्टी है, उसका जो ह्यूमन ब्रेन का वर्किंग है, वो एक क्रूशियल फैक्टर रोल प्ले करता है ये डिसाइड करने में वो किस तरीके की मेंटल कैपेसिटी उस वक्त
अटेन कर रखा था जिस वक्त उसने वो क्राइम कमिट किया, और फिर उसके अकॉर्डिंगली उसकी पनिशमेंट डिटरमाइन की जाती है, राइट. And the legal concepts such as negligence, intention, motive, mens rea, etc. pertains to the power of mind, and therefore they form a part of study of psychology as also the jurisprudence. जितने भी लीगल कॉन्सेप्ट हैं हम लोग सब पढ़ते हैं, टॉर्ट में पढ़ते हैं, CRPC में पढ़ते हैं, नेग्लिजेंस, इंटेंशन, मोटिव, मेंसरिया, ये सारे के सारे हमारे माइंड से रिलेटेड, दे ऑल पर्टेन टू द पावर ऑफ माइंड. क्या मोटिव था उसका, किस इंटेंशन से उसने ये काम किया, क्या उसकी नेग्लिजेंस थी या उसकी नेग्लिजेंस नहीं थी, क्या उसका मेंसरिया यहाँ पे इन्वॉल्व है या नहीं इन्वॉल्व है. तो ये सारी चीज़ें आपके माइंड से रिलेटेड है, एंड दे ऑल फॉर्म अ पार्ट ऑफ बोथ स्टडी ऑफ साइकोलॉजी एज वेल एज ऑफ द ज्यूरिस्प्रूडेंस. वेरी सिंपल, ठीक है. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. चलिए लास्ट हम लोग एक रिलेशनशिप देखेंगे ज्यूरिस्प्रूडेंस के बीच में और हिस्ट्री के बीच में. क्या है इसमें? देर इज़ अ क्लोज इंटरकनेक्शन बिटवीन हिस्ट्री एंड ज्यूरिस्प्रूडेंस. अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं. हिस्ट्री कंसिस्ट ऑफ द स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट्स इन देयर प्रॉपर पर्सपेक्टिव. ओके, हिस्ट्री क्या बताता है हमको कि पास्ट में कौन कौन से इवेंट्स हुए थे और एक प्रॉपर पर्सपेक्टिव में कैसे पहले कौन पैदा हुआ, कौन सा बैटल हुआ, उसके बाद क्या क्या चीज़ें बनी, कौन कौन ने राज किया, एंड दिस ऑल द थिंग्स बीइंग शोड इन अ प्रॉपर पर्सपेक्टिव what all happened in the past, right? Thus, in order to understand the constitutional jurisprudence of a country, it is necessary to look into its past constitutional branch. Okay, they have been given an example कि अगर आपको अपनी कंट्री की कॉन्स्टिट्यूशनल jurisprudence के बारे में अच्छे से जानना है और उसको प्रॉपर तरीके से फॉर्मुलेट करना है, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको अपने ही देश का पास्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रांच पढ़ना पड़ेगा. उसमें आपको करना पड़ेगा, झांकना पड़ेगा कि हमारे पास में किस तरीके से क्या क्या चीज़ें, क्या सिस्टम थे, क्या लॉज थे, क्या कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटीज़ थी, क्या क्या फॉर्मुलेशंस हुए थे, क्या क्या लॉज प्रिवेल कर रहे थे, और उसके अकॉर्डिंगली ही आप आज के टाइम में अपने कॉन्स्टिट्यूशनल ज्यूरिस्प्रूडेंस को इस्टेब्लिश कर पाओगे, उसको फॉर्मुलेट कर सकते हो. ठीक है, दैट्स फॉर द रीज़न हिस्ट्री प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द ज्यूरिस्प्रूडेंस एज वेल. The whole historical school of jurisprudence is devoted to the study of law in its historical perspective and has substantially contributed to trace the evolution of law and legal system. जितना भी हमारा एक there is a separate school, historical school of jurisprudence, वो पूरा का पूरा जो स्कूल है ना, वो devoted है to the study of law, कि किस तरीके से हिस्ट्री में क्या क्या चीज़ें हुई थी और किस तरीके से जो हमारा लीगल सिस्टम है, ये जो लॉ है, किस तरीके से इवॉल्व हुआ था सिंस द हिस्ट्रिकल इवेंट्स. ठीक है, तो गाइज ये आपके रिलेशनशिप हो गए. हमने किस किस के साथ पढ़ा? सोशियोलॉजी के साथ पढ़ा, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी एंड हिस्ट्री, बिकॉज आई फील दीज ऑल आर द मेन साइंसेज. और इसी के साथ मैंने ज्यूरिस्प्रूडेंस का रिलेशनशिप आप लोगों को बताया है. सो आई होप आपको काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा. तो अब हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे द ग्रोथ ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस, कि किस तरीके से आज की डेट में ज्यूरिस्प्रूडेंस, द साइंस ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस का ग्रोथ हो रहा है. ठीक है, so let's see that. With the advance of knowledge and developments in jurisprudential thinking, ट्रेडिशनल पॉजिटिविस्टिक अप्रोच हैव लॉस्ट इट्स बिलीफ. यहाँ ये क्या कह रहे हैं? यहाँ बोल रहे हैं कि जैसे जैसे मनुष्य की जानकारी बढ़ती गई, नॉलेज का एडवांसमेंट होता गया और ज्यूरिस्प्रूडेंशियल थिंकिंग में डेवलपमेंट्स हुए हैं, जो एक ट्रेडिशनल पॉजिटिविस्टिक अप्रोच थी. याद है आप लोगों को क्या थी ट्रेडिशनल पॉजिटिविस्टिक अप्रोच? ऑस्टिन एंड बैंथम की, दैट देयर इज टू बी अ किंग, और जो किंग कमांड करता है और उस कमांड को अगर आप ओबे नहीं करते हो तो आपके ऊपर सैंक्शंस इम्पोज कर दिए जाते हैं. रिमेंबर? तो वो जो एक ट्रेडिशनलिस्टिक पॉजिटिविस्टिक अप्रोच थी, उसने अपना अस्तित्व कहीं ना कहीं खो दिया है बिकॉज ऑफ द एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज एंड अ न्यू सोशियो लीगल फिलॉसफी based on social engineering and judicial activism has emerged. और आज की डेट में एक नई सोशियो लीगल फिलॉसफी इमर्ज हो चुकी है. इट हैज़ टेकन द बर्थ, जो कि कहते हैं कि किन प्रिंसिपल्स पर, किन एट्रीब्यूट्स पर बेस्ड है? दे आर बेस्ड ऑन सोशल इंजीनियरिंग, जुडिशियल एक्टिविज्म. क्या है ये सोशल इंजीनियरिंग? याद है आपको? दैट आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन द प्रीवियस लेक्चर दैट इट इज़ बेसिकली एन अटेम्प्ट टू कंट्रोल द ह्यूमन कंडक्ट थ्रू द हेल्प ऑफ लॉ. ठीक है, जितना भी ह्यूमन बीइंग है उनका ह्यूमन कंडक्ट को कंट्रोल करने का एक अटेम्प्ट होता है. बेसिकली
it, according to Roscoe Pound, क्योंकि Roscoe Pound की theory है, according to him it is a balance between competing interests. society के अंदर जो दो अलग अलग group of people के अलग अलग competing interests होते हैं, उनके बीच में एक balance create करना की कोशिश या का जो प्रोसेस है, दिस इज सोशल इंजीनियरिंग. तो कहीं ना कहीं जैसे जैसे सोशो लीगल एक फ़िलासफ़ी का डेवलपमेंट हो रहा है, ये इमर्ज हो रही है, तो सोशल इंजीनियरिंग को ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, एज वेल एज टू द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म. जुडिशियल एक्टिविज्म में क्या है, दैट द जुडिशरी डिपार्टमेंट, द जज टेक्स द एक्टिव रोल इन ब्रिंगिंग आउट दी, जो कि पुरानी कुरीतियाँ थीं और पुरानी चीज़ें थीं और जो भी गलत हो रहा है उसके लिए जुडिशरी भी एक एक्टिव रोल प्ले करती है. एज वेल एज जुडिशियल एक्टिविज्म में एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को, एक लेमैन को भी ये राइट दे देता है कि अगर आपको लग रहा है ये चीज़ गलत हो रही है तो आप इसके अगेंस्ट एक PIL डाल सकते हो इन द सुप्रीम कोर्ट. तो ये एक जुडिशियल एक्टिविज्म और सोशल इंजीनियरिंग ने एक टेकन प्लेस कर लिया है एट द पोजिशन ऑफ ट्रेडिशनल पॉजिटिविस्टिक अप्रोच फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर्स एंड नीड्स ऑफ द सोसाइटी. किस लिए? देखिए, क्योंकि आप सब जानते हैं, आप इतना ज़्यादा कहते हैं ना, जागृत हो रहे हैं लोग और हमारा देश, हमारा समाज, कि लोगों की ज़रूरत क्या है, लोगों की डिज़ायर्स क्या है, नीड्स क्या है, उनको फुलफ़िल करने के लिए उसके अकॉर्डिंग ही आज के टाइम में लॉज बनाए जाते हैं और उनको इम्प्लीमेंट किया जाता है. ठीक है, तो उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ही ये जो सोशल इंजीनियरिंग और सोशल जुडिशियल एक्टिविज़म है, ये जो आपके व्हाट कैन आई से, जो अटेम्प्ट हैं, जो थियोरीज़ हैं, उनको पुट फोर्स किया जा रहा है इन द सोसाइटी, सो दैट हम लोग सोसाइटी की नीड्स को, डिज़ायर्स को फुलफ़िल कर सकें. दिस डायनामिक अप्रोच फोकस मोर ऑन, ये जो अप्रोचेज़ हैं सोशल इंजीनियरिंग की, जुडिशियल एक्टिविज्म की, इनका फोकस किस चीज़ पे होता है? अपॉन द राइट्स ऑफ सिटीजन्स. सिटीजन्स के राइट्स क्या हैं? जो उनका राइट है वो उन्हें मिलना चाहिए, जैसे हम कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ते हैं, फंडामेंटल राइट्स, दैट नोबडी कैन इंक्रोच द फंडामेंटल राइट्स फ्रॉम द सिटीजन्स और फ्रॉम दोज हु आर द possessors ऑफ देम. अपार्ट फ्रॉम दिस, फोकस मोर ऑन पुअर और अंडर प्रिवलेज. जितने भी गरीब लोग हैं, अंडर प्रिवलेज ग्रुप ऑफ सेक्शन ऑफ पीपल है, उनको बाहर निकाला जाए, उनका अपब्रिंगिंग किया जाए, उनको भी जो हमारी नॉर्मल लाइफ है उसके अंदर लाया जाए. टू द वुमेन, चिल्ड्रन की जो भी ख़राब पोजीशन रही है इतिहास में और पहले के टाइम में, उसको ख़त्म किया जाए. जितनी भी रूढ़िवादियाँ चीज़ें हैं, जितने भी पुरानी थिंकिंग है, जो भी उन सबको हटा कर और सबको इन फ्रंट लाइन में लेके आना, वुमेन को एम्पावर करना, चिल्ड्रन को ग्रोथ करना, उनको एजुकेशन इम्पार्ट करना, उसकी अवेयरनेस देना, एंड टू दी अदर वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी. तो ये सारी चीज़ें फोकस हो गई हैं आज के टाइम में. जूरिस्प्रूडेंस का ग्रोथ इस लेवल पे हुआ है, आप सोच सकते हैं. Who are unable to protect and preserve their constitutional and human rights. क्योंकि ये जितने भी हम लोग, मैंने आपको sections of people बताए, ये लोग अभी अपनी आप को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने में, अपने ह्यूमन राइट्स, अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को प्रिजर्व करने में अभी थोड़े सक्षम नहीं हैं. तो उन्हीं को ही बाहर निकालना, उन्हीं को ही सक्षम करना इन फिलॉसफीज़ का जो मेन एम है. In the changed scenario, a duty is cast upon judiciary and the apex court to ensure that the basic principle of good governance, जैसे कि secularism, national integration, democracy, rule of law, socio-economic justice, are being assured to the people of India. आज के डेट में जो ग्रोथ हो रही है jurisprudence की, इसमें एक ड्यूटी इम्पोज कर दी गई है या की जाती है हमारे जुडिशरी सिस्टम के ऊपर, हमारे अपेक्स कोर्ट के ऊपर, कि जब भी वो जस्टिस इम्पार्ट करें या जब भी वो किसी भी एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी के बारे में अपना कोई भी राय दें, अपनी कोई भी ऑब्जर्वेशन करें, तो वो इन प्रिंसिपल्स को बेसिस बनाएं और तभी आप जस्टिस इंश्योर करें. जैसे सेक्युलरिज्म, नेशनल इंटीग्रेशन, डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ, सोशो इकोनॉमिक जस्टिस, so that these all the things can be assured to the people of India. तो गाइज, ये था मेरा कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ ऑफ जूरिस्प्रूडेंस. आपका इसके ऊपर क्या व्यू है? आई वॉन्ट टू नो दैट, सो लेट मी नो दैट इन द कमेंट सेक्शन. ठीक है, अब वैसे चीज़ें सब पूरी हो गई हैं, पर फिर भी 2-3 केस लॉज हैं, वो हम देख लेते हैं, एंड दैट आर गुड टू बी नोन. ठीक है, एक केस है हमारे पास, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन वर्सेस DTC मजदूर कांग्रेस 1991. In this case, it was being
held that law is a social engineering to remove the existing imbalance and to further the progress, serving the needs of socio-democratic Bharat under the rule of law. I don't think I need to explain this because we have already discussed this in the earlier page very much, right? The prevailing social conditions and actualities are to be taken into account for deciding whether the disputed legislation would promote the purpose of society or not. वेरी सिंपल, ठीक है. नेक्स्ट केस क्या है? स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस भजन लाल, 1992 का केस है. इसमें सुप्रीम कोर्ट राइटरेटेड दैट द सुप्रीमेसी ऑफ लॉ इन द कंटेक्स्ट ऑफ पावरफुल पॉलिटिकल टाइकून्स हु वर इन्वॉल्व्ड इन द करप्शन फॉर प्राइवेट गेन्स एट पब्लिक एक्सपेंसेस. क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये मानना होता है कि अगर किसी केस में कोई बड़ा नेता फंसा है, ठीक है, उसका इन्वॉल्वमेंट है, तो अरे इसके पास तो इतना पैसा है, ये मुंह भर देगा और कुछ नहीं होने वाला, ये कहीं नहीं जाने वाला. पर वो जो एक धारणा थी ना हम लोगों की, वो कहीं ना कहीं चेंज हो चुकी है. क्योंकि आज के डेट में सुप्रीम कोर्ट इतना एक्टिव हो चुका है, इतना एक्टिवली रोल प्ले कर रहा है, या जितनी भी अपेक्स कोर्ट्स हैं, कि वहाँ पर उनके अकॉर्डिंग लॉ इज सुप्रीम, नोबडी इज सुप्रीम, नॉट इवन अ पावरफुल पॉलिटिकल टाइकून इज सुप्रीम. और अगर वो करप्शन में फंसा है, अगर उसने किसी पब्लिक एक्सपेंस में प्राइवेट गेन अपना किया है, मतलब सरकारी काम में भी वो अपनी प्राइवेट इनकम अर्न करना चाह रहा है, वहाँ पे इन्वॉल्व है, तो वहाँ पर उसकी जो भी पोजीशन है, दैट डजंट मेक एनी सॉर्ट ऑफ वैल्यू, बट द सुप्रीमेसी ऑफ लॉ डज. और वही चीज़ हुई थी सेम केस में, स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस भजन लाल, ठीक है. नेक्स्ट केस इज स्टेलाइट लिमिटेड केस. In this case, Supreme Court adopted a more practical and dynamic approach and ordered the company to pay a fine of 100 crore for causing environmental pollution due to its mineral exploitation activity, which had caused huge damage to people living around. तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहते हैं कि एग्जाम्पल सेट कर दिया कि अभी एक पहले के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था, तो आगे भी यही होगा और इसको ध्यान में रखते ही डिसीजंस इम्पार्ट किए जाएंगे. सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में क्या किया था? एक कंपनी थी, वो कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थी, उसका जो प्रोसेसेस थे जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट पोल्यूशन हो रहा था, और वो एक तरीके से मिनरल एक्सप्लॉयटेशन एक्टिविटी में इन्वॉल्व था, जिससे कि जो आसपास की जो ज़मीन होती है उसमें जितने भी मिनरल्स होते हैं उसके सॉइल में, उनको एक्सप्लॉयट करने में इन्वॉल्व था. तो वहाँ के जितने आसपास के लोग थे, हो सकते हैं वो फार्मर्स हो और वो लोग उस धरती पर काम करते हो, वो उनकी रोजी रोटी का एक पार्ट हो, तो उन जितने भी लोग वहाँ रह रहे थे उन लोगों को बहुत ह्यूज डैमेजेस हुए. तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने उस कंपनी के ऊपर 100 करोड़ का फाइन लगाया. आप सोच सकते हैं 100 करोड़ ऑफ फाइन. तो ये एक तरीके से इसीलिए है कि सुप्रीम कोर्ट tried to reiterate that there is only the supremacy of law. Because you have done the wrong with the people, then you will be supposed to pay the fine and you will be held guilty. तो यही चीज़ है द ग्रोथ कैसे हुई ऑफ jurisprudence की. यू कैन सी हेयर विद ऑल द एग्जाम्पल्स ऑफ ऑल दीज केसेस. एंड हेयर रीड्स द कंक्लूजन. Law as an instrument of social change has to be flexible to be effectively responding to the changing values and the expectations of the society. Law अगर social change का instrument है तो उसको flexible होना पड़ेगा. flexible होना पड़ेगा किस लिए? क्योंकि वो लॉ सोसाइटी में प्रिवेल कर रहा है, सोसाइटी के लोगों के वेलफेयर के लिए ही बनाया गया है. तो जितनी भी एक्सपेक्टेशंस सोसाइटी की विद द पैसेज ऑफ टाइम, जो भी चेंजेस हो रहे हैं उनकी वैल्यूज़ में, उनके थॉट्स में, उनकी नीड्स में, उनकी डिज़ायर्स में, उसके अकॉर्डिंगली ही उसको रिस्पॉन्ड करना होगा और उसके अकॉर्डिंगली ही उसको एक चेंज ला कर देना होगा. तो ये है आपका रिलेशनशिप ऑफ jurisprudence विद अदर साइंसेस एंड द ग्रोथ ऑफ jurisprudence. आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, मेरे पढ़ाने का एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा. बाकी आप लोग अपनी व्यूज़ मुझे कमेंट में बताएं. वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं, दैट्स ऑल अप टू यू. एंड इफ़ यू आर न्यू वन वॉचिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, देन यू कैन सब्सक्राइब टू आवर लॉ वीटा. और अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्कूल डिस्कस करेंगे. एंड hope so I'll begin with the Austinian school, or we can say positivist school. So this was it everybody. Take care of yourself. I'll meet you up with the next video with the next content. Till then, take care, have a good day, bye bye.